अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर साहिर, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। आज हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। होम्योस्टेसिस एक्चुअली में हम लोग ऐसी स्टडीज़ को कहते हैं, हमारी बॉडी का वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी कंप्लीटली जो हमारे पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन रखता है। ये एक मैकेनिज्म जो है वो एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है या वो किस तरह से वो चेंज होता रहता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी मौसम नॉर्मल होता है। तो हर टाइम पर इन्वायरमेंट जो है बाहर का वो सेम नहीं रहता। तो उसी इन्वायरमेंट की बुनियाद पर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, और हमारी बॉडी जो है उसको मेंटेन रखना चाहती है। तो इन्वायरमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा चेंज, जैसे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, जैसे प्रेशर हो गया एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, या फिर इसके अंदर टेम्परेचर है पानी के अंदर, या ऑक्सीजन की कमी है, या कुछ और चीज़ है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, या और वो अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी। तो वो क्या होगा कि उसको हमारी बॉडी जो है वो चेंज करेगी। जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपनी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म रखते हैं जो जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं, कि अगर पानी में तादाद किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए जो नॉर्मल लेवल से, तो वो फिर कैसे उसको अपनी बॉडी के अंदर उसको नॉर्मलाइज करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एक्चुअली में होम्योस्टेसिस, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कि होम्योस्टेसिस जो है वो 3 मेजर चीज़ों से कंट्रोल होता है। एक आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका इम्यून सिस्टम, और तीसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे अगर नर्वस सिस्टम है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट क्या हो रहा है। देखें, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आउटसाइड द एनवायरनमेंट टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि पसीना आना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली में हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो एक्चुअली स्किन खुद एक सेंस ऑर्गन है, और उसके अंदर एक सेंसरी नर्व्स होती हैं स्किन के अंदर, जो एक्चुअली में सिग्नल सेंड करती हैं हमारे ब्रेन को कि ये चीज़ हो गई है और इसको हमने कंट्रोल करना है। तो इसी वजह से वो जो चीज़ है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर रिस्पॉन्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है, तो फिर हमारा दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए काम आता है, और उसके लिए उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रखने के लिए काम करता है। हालांकि जो नर्वस सिस्टम है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काम करता है, क्योंकि वो कीप चेंजिंग होता है, बार बार चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा रैपिड नहीं होता, लेकिन ये काम करता है जल्दी में। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है वो तीसरा जो हमारे पास सिस्टम होता है, तो उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम होता है एक्चुअली में वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन कर रही होती है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है पूरे एक्सटर्नल जो भी पैथोजेंस होते हैं वो जो हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, या बैक्टीरिया हो गए, या कोई ऐसे पैरासाइट्स हो गए जो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रेस्पॉन्ड करता है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो अगर नए नए सेल्स पुराने हो जाते हैं, या वो अपनी जगह तब्दील करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसे प्रॉपरली तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन होता है।
मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो है वो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहती है कि उसको कैसे मेंटेन रखना चाहिए। जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारा इंटरनल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या करता है, इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि वो पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकलता है ताकि हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। इसी तरह से जैसे ही वो बॉडी हमारी नॉर्मलाइज हो जाती है तो हमारा पसीना भी बंद हो जाता है। हम पंखा चला लेते हैं या एसी चला लेते हैं तो हमारा पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो हमें ज़्यादा सर्दी लगती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी कोल्ड होता है और इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी जो है तो शिवरिंग मैकेनिज्म करती है ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी दे सके। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो है हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने आप को ले लेते हैं। जैसे हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं या हम जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं। वो इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहे और हमारी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो है वो क्या करता है, हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म करता है पूरा काम। दूसरी बात ये है कि इसके एग्जांपल्स देखें जो हमने होम्योस्टेसिस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, शुगर लेवल हो गया, ब्लड शुगर का, वाटर बैलेंस हमारी बॉडी का, ब्लड प्रेशर, आयनिक बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहती हैं। और बैलेंस हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जो होता है हमेशा इन चीज़ों को बैलेंस करता रहता है, क्योंकि ये हमारी चीज़ों के अंदर अगर ये चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो सही तरह से काम नहीं करती। तो ये सब चीज़ों का एक बैलेंस मैकेनिज्म होता है, बैलेंस होना लाज़मी है और इनका एक फिक्स एक रेंज रखी होती है। उस रेंज के अंदर ये टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए और इसके अलावा आपको पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मलाइज़ होना चाहिए, वाटर बैलेंस इतना होना चाहिए, पानी की कमी अगर आ जाए तो क्या होता है, वो भी प्रॉब्लम होता है। ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम होता है। ब्लड के अंदर अगर पीएच बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, जो होता है वो तीन चीज़ों को के ज़रिए कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये ऑस्मोरेगुलेशन है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म होता है, वो एक्चुअली इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन, और दूसरा उसका जो है वो होता है एक्सक्रीशन, और तीसरा होता है इसका थर्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हमारा वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है, और एक्सक्रीशन में हमारा जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको निकालने में हेल्प आउट करता है, और तीसरा जो थर्मोरेगुलेशन होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो तीन एस्पेक्ट्स से हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, हमारी बुक्स में भी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें भी 3 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले आता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो इसको ऑस्मोरेगुलेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है, सॉरी, वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन और इसके अलावा आयनिक कंसंट्रेशन, इसके अलावा इसका जो पीएच है और वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा उसमें मेंटेन रहती रहती है। तो इसको अगर हम देखें कि अगर हम दोबारा से पीछे जाएँ तो ये एनिमल्स के अंदर देखें एटीपी किस तरह से दाखिल होता है। अगर एटीपी इसको दिया जाए तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्ट को, जो अगर एक्सेस सॉल्ट होंगे तो उनको बाहर निकाला जा सकता है, या नीडेड जो सॉल्ट होंगे उनको अंदर बुलाया जा सकता है, और इसी तरह से जो वाटर एक्सचेंज है वो भी कराया जा सकता है। और दूसरा हमने बड़ा बताया, मैंने आपको बताया कि थर्मो रेगुलेशन होता है, उसको हम जो है वो डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके का अपनाते हैं जिसमें अपने आप को मेंटेन रखते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं मेंढक का, तो मेंढक जो है वो अपना 4 महीने जो है वो हमेशा छुप के गुजारता है ताकि वो अपने बॉडी में से टेम्परेचर जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एस्टिवेशन, दूसरा होता है हाइबरनेशन।
हाइबरनेशन होता है गर्मी के टाइम पे और एस्टिवेशन होता है ठंड के टाइम पे। दोनों टाइम में 4-4 महीने ये छुप जाता है, अपने आप को छुपा लेता है टेम्परेचर से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से, और जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तब वो बाहर निकलता है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के बिहेवियर शो करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म अप रख सकते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो एक जो तीसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि जो एक्सक्रीशन होता है इसके ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं अगर हमारी बॉडी में रह जाएँ। हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो के अंदर ब्रेक डाउन भी होता है, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो जो टूटने और जुड़ने की वजह से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं, उनको बाहर निकलना लाज़मी होता है। तो इसीलिए ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी से ये नाइट्रोजनस वेस्ट, स्पेशली जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है उसमें से जो अमोनिया रिलीज़ होता है, उनको निकालने के लिए एक्सक्रीशन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, जिसमें हमारी किडनी जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम को देखें, ये जो इसका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म का है कि जैसे मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम में कि सबसे पहले जो है उसे स्टिमुलस मिलेगा और उसके जो सेंसर न्यूरॉन्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे और उनको हम रिसेप्टर्स कहेंगे। रिसेप्टर्स हमारा स्किन हो गया फॉर एग्जांपल, और ये कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन हो गया, और ब्रेन के बाद ये हमारे जो मसल्स होंगे या हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स होंगे जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो दे आर कॉल्ड एज अ इफेक्टर्स। तो ये पूरा जो है वो बैलेंस जो है, अगर डिसबैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। रिसेप्टर जो रिसीव करेगा, कोई भी सेंसेस को रिसीव करेगा, और जो कंट्रोल सेंटर होगा जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा जो उसको कंट्रोल करने के लिए और जो जो कमांड्स हैं वो भेजेगा दोबारा से इफेक्टर्स का, और इफेक्टर्स हमारे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हमारे मसल्स हो गए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, या कोई भी चीज़ हो गई जिसको वो कंट्रोल, जिसके वो ऊपर ये अपना मैसेज भेजेगा कि आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है इसके कंट्रोल सिस्टम में। अच्छा, वाटर बैलेंस की बात की जाए तो वाटर बैलेंस 3 तरह का होता है, इसमें हम आइसोटोनिक कहते हैं, और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर से मुराद ये है कि हाइपर में ज़्यादा जो है वो तादाद में कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट की ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक, और जब यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो सॉल्ट्स की तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। अब कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा हो, कहाँ पे कम हो, ये चीज़ें आइसोटोनिक में आप समझ लें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होगी तो वो आइसोटोनिक होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बाहर के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा सॉल्ट्स की ज़्यादा होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस में हमेशा ये प्रोसेस होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा मूव करते हैं। अगर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट में जो पानी मौजूद है, वो जो इसके अंदर सेल्स के अंदर मौजूद है, वो वहाँ से इनसे बाहर निकल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर कम होगी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर और अंदर ज़्यादा होगी, तो अब बाहर का पानी जो है वो अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा फूल जाएँगे और फट भी सकते हैं। तो ये समझें कि कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज़ रखने के लिए हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म हमेशा ये चाहता है कि इसको नॉर्मलाइज़ रखे और इसको आइसोटोनिक कंडीशन में रखे। तो जब ये ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है तो इसको नॉर्मलाइज़ कर लेता है, और इस यहाँ पर भी हाइपोटोनिक में भी नॉर्मलाइज़ रखता है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसे हम उस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, और अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कम होगी तो हम उसे कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है? तो ये एक दूसरा पिक्चर्स हैं जो हमें शो कर रही हैं कि डिफरेंट तरह के ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से ये बिल्कुल फ्लास्क कंडीशन में हो गया है, और ये फूल चुका है, टर्जिड कंडीशन में आ गया है, जिसे हम कहते हैं कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में था, और ये जो है वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मौजूद है, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर का अगर आप देख लेंगे तो उसमें भी डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट हैबिटाट्स। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की, मीसोफाइट्स की और जीरोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मोस्टली
पानी के अंदर रहते हैं या पानी के साथ-साथ रहते हैं, तो वो मोस्टली उनके पास पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं ताकि वो एक्सेस वाटर जो कंज़्यूम कर रहे होते हैं, वो उसको आसानी से बाहर निकाल सकें। और मेसोफाइट्स में मॉडरेट तादाद में जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, मोस्टली लीव्स के नीचे वाले हिस्से में, और वो जो हैं इतना ज़्यादा उनके पास ज़्यादा पानी ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, तो अपना गुज़ारा कर लेते हैं और नॉर्मल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स इसी में मिलेंगे। और ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पर पानी की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, ये रेतीले इलाके में आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जहाँ या पथरीले इलाके में उन इलाकों में जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम हो, तो आपको ये वहाँ मिलेंगे। और इनमें बहुत ज़्यादा एडाप्टेशंस होती हैं, ये अपनी बॉडी में से पानी को बाहर निकालने के रोकने के लिए बहुत सारी एडाप्टेशंस करते हैं, जैसे जिनमें इनके जो हैं वो लीव्स का कम होना, लीव्स का शॉर्ट होना, बिल्कुल स्लिम लीव्स करते हैं, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा बंद होते हैं, कम होते हैं, और ये इनके रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक होते हैं ताकि वो अपने पानी जो है वो उसमें से ज़्यादा कैरी कर सकें। तो ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं। वाटर लिली जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है आपके इसमें हाइड्रोफाइट्स का, एंड मेसोफाइट्स का रोज़ प्लांट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है, और कैक्टस प्लांट जो है वो इसका एग्ज़ाम्पल है ज़ीरोफाइट्स का। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीके से कार से होता है, और ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार से जो पानी के अंदर रहते हैं, मीठे पानी के अंदर रहते हैं, उनका ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस अलग से होता है, और जो खारे पानी में रहते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रोसेस अलग होता है, और इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है, वर्टिब्रेट्स का प्रोसेस अलग होता है। लेट्स सी कि जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो मोस्टली मीठे पानी में रहता है, तो आप देखेंगे इसको कि ये अपनी बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म मेंटेन रखता है, जिसमें इसके अंदर जो है वो एक वैक्यूल नामक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक्चुअली में क्या करता है कि इन चीज़ों को ज़्यादा जो एक्सेस वाटर होता है इसकी बॉडी से या वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके ज़रिए उनको ये बाहर निकालता है, और बाहर निकाल के फिर दोबारा से इंटरनली ये फिल हो जाता है। तो ये इसी तरह से अपनी बॉडी का इंटरनल जो मैकेनिज्म होता है वो इस वैक्यूल के ज़रिए मेंटेन रखता है। दूसरा है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये जो है वो मोस्टली अपना देखें, ये जो कैंगरू रैट है फॉर एग्जांपल हम देखें, ये एक ऐसा एनिमल है जो जहाँ पर पानी कम होता है, और जब जब मिलेगा तो मिल सकता है, लेकिन ये अपनी बॉडी को रिटेन रखने के लिए किसी बरोज में जाकर छिप जाते हैं, जब उनको बाहर निकलना होता है तो बाहर निकल के पानी वानी पी लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रेंज होती है इनकी, इतना ज़्यादा वो अ, इनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। अगर वो पानी से बहुत दूर होंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन जो होती है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स की बात की जाए तो हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स जो हैं उनके जो है वो डिफरेंट तरह की एक्सक्रीशन होती है, जैसे उनके लीव्स के अंदर मोस्टली एक्सक्रीशन होती है, ट्रंक के अंदर, रूट्स के अंदर, बल्ब के अंदर भी होती है। तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर एक्सक्रीशन एक्चुअली ट्रांसपरेशन की शक्ल में होती है, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन करते हैं, और मोस्टली जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सक्रीशन में पाई नहीं जाती, और इतना ज़्यादा इनके अंदर एक्सक्रीशन का सिस्टम होता नहीं है। इनके अंदर जो गम वगैरह निकलता है आपने देखा होगा रूट्स के ऊपर, तो वो एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनकी स्किन से निकल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम रेजिन्स, लेटेक्स और ट्रीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला देखें, ये इस तरह का जो है वो एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो इनके प्लांट्स के स्टेम में से निकल रहा होता है। देखें ये डिफरेंट तरह के लीव्स होते हैं जिनके अंदर से जो है वो डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए वो पानी वगैरह या जो भी ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो बाहर निकाल होते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होती है वो एक्चुअली में 3 तरह की होती हैं। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। इसके बारे में हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। आज हम आप बिल्कुल स्लो सब चीज़ें जो है वो ब्रीफली पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, वो मोस्टली अमोनिया रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए पानी उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है निकालने के लिए, तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है ब्रेकडाउन की,
वो अमोनिया होती है, तो इसीलिए फिशेस जो है वो उसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते और पास पानी ज़्यादा होता है तो वो उसको निकाल लेते हैं अपनी बॉडी से। इसी तरह से यूरिया की बात की जाए तो यूरिया जो होता है वो लैंड के एनिमल्स में होता है, पाया जाता है मोस्टली, और ये लैंड एनिमल्स क्यों होते हैं, इनके अंदर एक मॉडरेट अमाउंट में पानी मौजूद होता है, तो वो अपनी बॉडी से आसानी से उसको अमोनिया को नहीं निकाल सकते, तो उसको अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल के बारे में, यूरिया के बारे में। और यूरिक एसिड ऐसा ऐसा कंपाउंड है, या समझे ऐसा जो है वो मिक्सचर है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया यूरिया में, और यूरिया के बाद यूरिक एसिड में, तो बिल्कुल माइन्यूट और एक सॉलिड फॉर्म में आता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, ताकि वो, क्योंकि बर्ड्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा देर तक यूरिन को रिटेन नहीं रख सकते अपनी बॉडी के अंदर, तो वो यूरिक एसिड जो है वो उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं और अपने फेसेस के साथ रिमूव कर देते हैं। ये एक यूरिया साइकिल है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ऑर्निथाइन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऑर्निथाइन जो है वो सिट्रुलिन में, फिर सिट्रुलिन आर्जिनोसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी के दौरान जो है वो यूरिया निकल जाता है, और इसके साथ साथ ये क्या कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कंज्यूम करता है साइकिल के अंदर, ताकि वो यूरिया के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके निकाल के बाहर जा सके। इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जिसके बाद है हमारे पास एक्सक्रीशन एंड हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो प्लांट पानी के अंदर रहता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो इसके सेल्स के बाहर से जो है वो बॉडी के मेम्ब्रेन से निकल जाती है, क्योंकि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसके बॉडी से, वॉल से जो है वो आसानी से ये निकल जाता है। दूसरा जो है वो प्लेनेरिया है। अब इसमें देखें फ्लेम सेल्स होते हैं, इन फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडिया असल में फर्स्ट किडनी के नाम से भी माना जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी से, सॉरी, प्लेनेरिया की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है बहुत आसानी से। पूरी बॉडी के अंदर देखें ये पूरा नेटवर्क चीज बनी हुई है, ये आराम से निकाल लेता है। इसी तरह से आप देखें एक्सक्रीशन जो होती है वो अर्थवर्म में, इसके अंदर भी एक, हर एक सेगमेंट के अंदर दो तरह के पोर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग पोर्ट, जिसे हम और इसके अलावा इंटरनल इंटरनल भी होता है, जैसे इंटरनल ओपनिंग होती है। देखें तो ये क्या होता है, एज ए किडनी काम करता है, जिसे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। और ये जो है वो एक्चुअली क्या काम करता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालता है। देखिए यहाँ पे भी निकाल रहा है, यहाँ पे निकाल रहा है। हर एक सेगमेंट के अंदर जो है पोर्स मौजूद हैं, जिसके जरिए ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लेता है। कॉकरोच के अंदर मेलफिजियन ट्यूबल्स होते हैं। ये मेलफिजियन ट्यूबल्स एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, ये कनेक्टेड होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। तो ये इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके और ये बाहर निकाल देते हैं इसको फीसेस के साथ, जो है वो फीसेस और यूरिन के साथ यूरिन निकल जाता है। और ये लीवर होता है वो भी एक एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट काम आता है, जिस जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं, एक्सेस प्रोटीन्स होती हैं, उनको डिसॉल्व किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उनको, और उनमें से जो है अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो उसी में से जो लिवर के अंदर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल में, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंपाउंड है, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, अगर एब्जॉर्ब हो गया टिश्यू के अंदर, तो वो किल भी कर सकता है ह्यूमंस को। तो उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर इनटू दी यूरिया, ताकि जो है वो लेस टॉक्सिक शक्ल में इख्तियार कर सके। लिवर का वैसे बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 500 से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, और इनमें मेजॉरिटी देखें कितनी बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो फंक्शंस होते हैं। तो ये एक वर्सटाइल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, और ये तकरीबन तकरीबन हर एक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसी की वजह से ये जो है वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमारे पास है स्किन है, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी, ये भी है, और इसके ज़रिए भी हमारे डिफरेंट छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जो स्वीटनिंग का जो पसीना वगैरह आता है वो भी इसमें से निकलता है। तो
सेबाशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं और इसके ज़रिए जो है वो डिफरेंट तरह का जो है वो पसीना और बाकी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। आई होप कि तव्हांखे आप लोगों को ये पसंद आया होगा सब चीज़ें और ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आ गया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।